क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की भी स्ट्रैटेजी को देखें तो वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा रहा और इसी को बार बार हर जगह भुनाते हुए रहे। राहुल गांधी बाकायदा बम फोड़ने की जो बात कहते रहे, जिस तरह से उन्होंने आके सब डिटेल सामने रखे। लेकिन अगर मान लीजिए आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तब आप क्या कहिएगा? अगर आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आप जीत जाते हैं, तो फिर वोट चोरी होकर भी आप कैसे जीतेंगे? अर्पिता जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हमारे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अर्पिता जी, बिहार आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 20 साल के नीतीश सरकार के कुशासन में और 11 साल के ट्रबल इंजन की सरकार ने विकास को बिहार को विकास के जिस पैमाने पर पहुंचाया है, वो बिहार की त्रासदी है। आज नीति आयोग, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं, हाँ। नीति आयोग ने मार्च मेरा ये सवाल नहीं था। एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ एक बार सबका रिएक्शन ले लूं ना, उसके बाद आऊंगी। सर जरा ये तो बता दीजिए, वोट चोरी पर जब आप कहते हैं वोट चोरी हुई और लीजिए जब आप जीत गए तो फिर मतलब वोट चोरी आपने फिर मतलब कह के रोक दी? नहीं, जो मुद्दे हैं हमारे, वो मुद्दे रहेंगे। हाँ। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने पूरी जिम्मेवारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस के साथ, चाहे वो कर्नाटका का हो चाहे वो हरियाणा का हो, सबको दिखाया कि किस तरह से हो रहा है। और बिहार में जो एसआईआर हुआ है, जिसमें 47 लाख वोट काटे गए हैं और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किसके वोट काटे गए हैं। सर अगर आप जीत गए, आपका गठबंधन जीत गया, फिर वोट चोरी क्या? नहीं, अगर हम जीतेंगे फिर भी हम एनालिसिस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब फिर आप इसके एनालाइज करेंगे क्यों जीत गए? हम हारे या जीते, जो मुद्दा है, बिहार में भी पूरी कोशिश एसआईआर के द्वारा की गई है। और ये बिहार के सर ये सर करुणा जी एक सेकेंड ना, बात जब ये हो जाती है, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, बार बार आप कह रहे हैं, चलिए उसको लेकर एक पूरी लंबी यात्रा हो गई, हर फेज में हम देख रहे हैं। पुराने जब फेज उसमें था, अब आखिरी आज जब पूरा एक तरीके से आप प्रचार थम चुका है, तब तक राहुल गांधी ये बात कहते रहे वोट चोरी। या तो दो सूरत नजर आती है, या तो आपका गठबंधन हार रहा है और आपने पहले से अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है कि भाई हार रहे हैं तो वोट चोरी कह देंगे कि भैया वोट चोरी हुई, या दूसरी चीज फिर आप वो अगर जीत जाते हैं तब आपने उसके लिए भी लाइन सोची होगी ना कि क्या कहेंगे। फिर आप क्या ये कहेंगे कि हमारे दबाव में देखिए वोट चोरी नहीं कर पाए भाई साहब, हमने इतना दबाव बना दिया कि वोट चोरी नहीं हो पाई? देखिए, आपने ही सवाल पूछा, आपने ही जवाब दे दिया अर्पिता जी। सर इसका मतलब कांग्रेस की रणनीति मैं बना रही हूँ, फिर कुछ बच नहीं जाता है ना। तो ये है कि जो कोशिश है इस सरकार के, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव में हो, चाहे वो हरियाणा के चुनाव में हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव में हो, चाहे वो बिहार के चुनाव में हो, हर जगह ये कोशिश की जा रही है। बिहार की जीत, मेरा सवाल तो सुनिए ना करुणा जी, वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ जीत गए आप, वोट चोरी और लीजिए जीत गए आप। फिर नहीं, कर्नाटक में हमारी सरकार है। हाँ। उसके बावजूद हमने कर्नाटक में एनालिसिस किया, कर्नाटक की सीआईडी ने केस रजिस्टर किया। मतलब आप जीते चाहे हारे वोट चोरी आप कहते रहेंगे, यही है ना? मतलब जीते चाहे हारे उससे लेना देना नहीं है, वोट चोरी तो हुई है। जीत गए तो भी वोट चोरी, हार गए तो भी वोट चोरी, है ना? देखिए, जो सरकार जो कर रही है वो जनता के सामने आना चाहिए और ये हमारा जैन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, आपके ही साथी हैं, सफाई दे रहे हैं वो, अब आप मुस्कुराइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब वो ठीक है। अर्पिता जी, आप जो पेट्रोलाइजिंग ढंग से बात कर रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुस्कुरा के आप अपने आप को अटैच कर रहे हैं करुणा जी से, ये भी गजब है सर। नहीं, वही बोले। अच्छा जी, आप जो पेट्रोलाइजिंग ढंग से जो बात कर रही हैं, तो लग रहा है कि आप एजेंडा पेडलिंग करने की कोशिश नहीं, अब ये तो आप अपना फिर वो जो आपका वो कसेट है ना सर, रिपीट चल रहा था, उसको आपने फिर से उल्टा कर दिया है, जिसमें हर बार यही बात कांग्रेस पार्टी कह देती है। सर सवाल पूछना किसी का एजेंडा चलाना नहीं है। मैं ये बात ठीक है, मैं आपसे यही पूछ रही थी, सुनिए ना, बोलिए ना, मैं तो आपको कह रही हूँ वोट चोरी सुनिए ना सर, जब आप चुनाव में गए हैं, आप ये क्या, आप चुनाव पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप हर बार ये गिना रहे हैं वोट चोरी। फिर जब आप जीत जाते हैं तब भी आप एनालाइज कर रहे हैं कि अभी भी वोट चोरी हुई है। इसलिए सवाल है सर, इसलिए सवाल है। और ठीक है सर, इसको एनालाइज कीजिए और ठीक ढंग से कीजिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी के साथ, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, करुणा जी आ रही हूँ। उड़ाने की कोशिश की। अरे सर आप कहां, सर मैं कहां से मजाक उड़ा? किसके? आपकी मजाक, आपका मजाक उड़ाया मैंने सर?
बिल्कुल। अरे नहीं करुणा जी, वो मुस्कुरा रहे थे आपके सहयोगी जिज्ञासु जी, मैंने उनको बोला कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तो उनको बोला। मैं ठीक है, तेजस्वी जी और राहुल जी हाँ सही बात है, सही बात है, तो उनसे क्या मतलब आपको? ठीक है ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। ठीक है ठीक है करुणा जी, ठीक है करुणा जी, वो मुस्कुरा रहे थे इसलिए ये बात मैंने कही। आपके चैनल के जो एडिटर हैं उनके चेहरे पर भी, हर जन साधारण के चेहरे पर ठीक है, बस आपने मुस्कुराया इसलिए मैंने कहा। मोहम्मद अमीन साहब, कोई गलत बात ही नहीं है सर, उसमें मुस्कुराने में क्या गलत? सबको मुस्कुराना चाहिए, जीते तो मुस्कुराइए, हारे तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए सर, उसमें क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर जितने आप इसको देख लीजिए, जो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ने की बात जो हो रही है, क्योंकि अगर आंकड़े देखें, इतिहास यही रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ज्यादातर सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन 1990, 95 और 2000 का उदाहरण भी है जब सत्ता नहीं बदली। एसआईआर के बाद बता रहे हैं 9% के आसपास निष्क्रिय वोटर जो है वो हटाए गए हैं, यानी कुछ लोग इसको एसआईआर से भी जोड़कर देख रहे हैं कि प्रक्रिया इस तरह से कंप्लीट की गई है, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? अर्पिता जी, देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारा इलेक्शन कमीशन हमेशा वोटरों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर वोटर नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, ना हमारे स्टेक होल्डर होंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इसलिए हमेशा इलेक्शन कमीशन ने कोशिश ये की है कि हमेशा इम्प्रूव किया जाए और परसेंटेज पिछले इलेक्शन से आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, अभी जो वोटर लिस्ट तो होती ही थी, लेकिन अब की बार जो एसआईआर प्रक्रिया की गई है बिहार के अंदर, तो आप इस बात को देखेंगे अच्छी तरीके से कि वहां पे क्या हुआ है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा वोट जो है, पुराने वोट डिलीट कर दिए गए, जिनकी डेथ हो गई थी वो हटा दिए गए, और जो माइग्रेट कर गए थे उन लिस्टों को हटा दिया गया और एक अच्छी लिस्ट तैयार की गई और अपडेट लिस्ट तैयार की गई और फ्रेश लिस्ट तैयार की गई, जिसके अंदर आपने देखा होगा 12 से 14 लाख जो वोटर थे, यूथ भी जोड़े गए हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे वोट की प्रक्रिया को इम्प्रूवमेंट होगा और लोगों में एक उत्साह भी बढ़ा है। एसआईआर की वजह से लोगों में डर भी था कि अगर हम शायद वोट न डालेंगे तो हो सकता है हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाए और हमें बाद में तकलीफ होगी। इसलिए उन लोगों ने भी अपनी उलझन में आके आगे बढ़ के मतदान किया है, चाहे वो गांव के लोग रहे हों, चाहे वो शहर के लोग रहे हों। इसीलिए आप देखिए 8 से ज्यादा प्रतिशत मतदान अभी तक के मतदानों से ऊपर हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आपने जो देखा है कि आपको कुछ पर्चियां मिली हैं वीवीपैट की, उन पर्चियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये जो वीवीपैट की पर्चियां हैं, ये हमारी ट्रायल होती है, यानी मॉक ड्रिल होती है, उसकी ये पर्चियां थी पुरानी, वो वहां पे फेंकी गई, लेकिन ये फेंकना गलत था। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को इंस्ट्रक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन से। उसके बाद उन्होंने एईआरओ को उसके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे रिटर्निंग अफसर होता है और एईआरओ जो होता है वो असेंबलीज के लिए होते हैं, वो एसडीएम होता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी एक जांच बैठा दी गई है, जिससे कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है आगे जो इलेक्शन होने हैं वो भ्रम को दूर किया जा सके। और हमेशा अगर हमारी ये ह्यूमन एरर है, हमारे जो लोग रिपोर्ट होते हैं। मोहम्मद अमीन जी, लावारिस ईवीएम की भी बात की जाती है, वो क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है जी? क्या चीज? लावारिस ईवीएम, जैसे कई जगह पर आरोप लगाते हैं कि लावारिस ईवीएम मिल गया, ये देखिए किस तरह से यहाँ गड़बड़ हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में उत्तर प्रदेश में भी ये बनारस में हुआ था, जिसके लिए समाजवादी ने पॉइंट आउट किया था पिछले चुनाव में। वो हमारी मॉक ड्रिल की होती है मशीनें, वो टच। यानी आप ये कह रहे हैं, अगर ये लावारिस ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं या पर्चियों की, तो ये मॉक ड्रिल की हैं। दोनों चीजों में आपने मॉक ड्रिल की बात कही। वो ट्रक से निकल गई थी, ट्रक से गिर गई थी और वो पाई गई थी, तो उस पर वहां के जो कंसर्न अफसर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था और इसकी जांच बिठाई जाती है और इससे सख्त से सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता है साफ सुथरा इलेक्शन हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, अब जब साफ सुथरे इलेक्शन की बात होती है तो बार बार यही सवाल उठता रहा, विपक्ष ये पूछता रहा, उसको मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी। मेरा राजनीतिक सवाल नहीं है, लेकिन एक जानकारी के तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं और हम चुनाव में भी देख रहे हैं घुसपैठियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे घुसपैठिए हैं जो आए हैं उनको निकालना है। तो सर, क्या ऐसा कोई डेटा चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है जिसमें ये पता चले कि कितने घुसपैठी थे जिनको इस एसआईआर के बाद, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि जितने यहाँ रहते हैं या कहीं और रहते हैं या जो अब जिनकी डेथ हो गई है उनको हटा रहे हैं, ये सारी तो नॉर्मल प्रक्रियाएं होती ही हैं। लेकिन जब आप एसआईआर कर रहे हैं, यानी इसको और बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा होना चाहिए ना सर, कुछ बड़े फैसले लिए गए होंगे। तो सर उसकी क्या जानकारी होती है? क्योंकि बार बार ये सवाल कि कितने घुसपैठिए थे जो निकाल दिए गए। अर्पिता जी, जहां तक सवाल है घुसपैठियों का, कुछ भी कोई बात कहता रहे, लेकिन हमेशा इलेक्शन कमीशन अपनी तरह से काम करता है, उसके दोस्त काम करते हैं। और अब की बार इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जिस तरीके से काउंटिंग एजेंट होते हैं
और पोलिंग एजेंट होते हैं। इसी तरीके से अब की बार उन्होंने बीएलएस किए हैं। बीएलओ के साथ में बीएलए यानी बूथ लेवल असिस्टेंट हर पार्टी का स्टेक होल्डर अपना लगा सकता है क्लियरिटी के लिए। उसके बाद तो लिस्ट तैयार होगी और उसमें अगर कुछ लोग पाए जाते हैं, फेक वोटर्स पाए जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो तो हटाई दिए गए। लेकिन अगर पाए जाते हैं लिस्टेड, तो उनको खामोशी से हटा दिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, जिसको बोलते हैं डीएम जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को कंप्लेन करेगा। क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। इसके लिए जिम्मेदार है गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय कि उनको जो वहां पर पाए गए हैं लोग इस तरीके से, वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसका डाटा हम नहीं रिलीज कर सकते। उसके डाटा को जिसकी भी चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम से मांगेगा। वो बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर की वजह से होता है, बॉर्डर का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए उसको हमारा स्टेट नहीं देखता है और ना ही कमीशन देखता है। ये क्लियरिटी इसलिए होनी चाहिए कि जो भी डाटा मांगना है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम से मांगे और फॉरेन और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर तय करते हैं, विदेश मंत्रालय, कि इनको डिपोर्ट करना है या कंट्री में रखना है और रखना है। ठीक है सर, ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही धनंजय जी, क्योंकि बहुत जरूरी है तस्वीर साफ होना। आप अभी भी घुसपैठ की बातें करते रह रहे हैं कि कितने घुसपैठी हैं, तो आप लिस्ट जारी करेंगे कितने घुसपैठी हटाए गए? क्योंकि ये तो बता रहे हैं ना, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के कारण ही हम कह रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है और जिम्मेदारी के कारण ही हम ये कह रहे हैं कि लगातार जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जो घुसपैठी है, बिहार में फॉरवर्ड ट्रिब्यूनल बना हुआ है हाजीपुर में, और जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई चल रही है, केसेस चलते हैं, वहाँ से हाईकोर्ट जाता है मामला, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, ये लगातार चल रहा है। प्रश्न तकनीकी है, वैचारिक है, प्रश्न तकनीकी नहीं वैचारिक है कि क्यों एक घुसपैठिया हो 1 लाख हो, 1 करोड़ या 1 भी हो, क्या हम उसके साथ खड़ा होंगे? हम इस रमेश का भी इस देश के संसाधनों पर हक है और रहमान का भी हक है, किसी रोहिंग्या का नहीं है। यह आइडियोलॉजिकल बात है और इस आइडियोलॉजी में हम बिल्कुल अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़े कि कोई भी विदेशी घुसपैठिया कहीं से भी आता है उसको देश का हर नागरिक मिलकर उसका विरोध करे। जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं उसको धर्म विशेष से जोड़ करके वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, हम इसके खिलाफ है। मुल्क का आप धर्म विशेष को क्यों जोड़ना चाहते हैं? और रही बात अब चुनाव की, अगर आप बात करें पिताजी, तो महागठबंधन ने मान ली हार, क्योंकि राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार के पहले ही फरार हो गए, वो जंगल सफारी करने निकल गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने बिहार में पूरी तरह से हार मान ली है, पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और हम लोगों ने तो नारा दिया था 2025 225 और फिर से 29, लेकिन जनता जिस ढंग से आशीर्वाद हमें दे रही है, हम लग रहा है कि इस नारे से भी आगे जाएंगे, क्योंकि जिन बिहार ठीक है सर, धनंजय जी घुसपैठियों पर क्या किया आपकी सरकार ने? जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, कितने घुसपैठी निकाल दिए गए? आपने पिछले जो सरकार चला रहे हैं आप, कितने घुसपैठियों पर आपने एक्शन किया? आंकड़ा है सर आपके पास कुछ? देखिए 4 से 14 तक 90,000 के आसपास निकाले गए थे जब यूपीए की सरकार थी। हमारे 7,000 समथिंग निकाले गए, लेकिन उस समय इन्फ्लेशन ज्यादा था, लोग ज्यादा आते थे, निकाले जाते थे। हम लोगों ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। नहीं सर, फिर से जरा दोहराइए। हम लोगों ने अपने समय बहुत कंट्रोल किया है। आप कह रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में 90 और आपकी गवर्नमेंट में 7 की 60,000, क्या बोला आपने? 7,000 7,000। अच्छा, वहां 90 और आपके 7। इसके पहले की बात मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूं, इससे बड़ी, इसलिए कि उनके समय में घुसपैठ ज्यादा होती थी, हमारे समय में कंट्रोल किया गया। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन और करीम भुरभैया, 2 पाकिस्तानी 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के सहारे आते हैं। 1994 में विधायक बन जाते हैं आसाम में, और 1996 में आसाम हाईकोर्ट ये निर्णय देता है कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक उनकी सदस्यता समाप्त होती है, जेल जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं। तो न 92 में हम कहीं थे, न 94 में थे, न 96 के हाईकोर्ट के डिसीजन में थे। और आप ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति विधायक या सांसद बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो उसको कितने लोगों का वोट मिलता है? तो प्रश्न आइडियोलॉजिकल है, वैचारिक है। आज भी आप लोकसभा के 2024 के लोकसभा में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट से मार्जिन से कौन जीता है? धुबरी बरपेटा, जो असम का एक इलाका है, और लोकल पार्टी जीती है।